Welcome to Power System lecture series. Myself Mr. Rajneesh, and today I will be discussing the power system stability, critical clearing angle and the critical clearing time. Learn talk with Rajneesh, the complete master in these topics. Today the lecture number is 4. तो सबसे पहले हम आज ना पूरा हम लोग पावर सिस्टम में ना क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम देखेंगे. इफेक्ट ऑफ क्लियरिंग टाइम ऑन द स्टेबिलिटी. तो सबसे पहले हम लोग इफेक्ट ऑफ क्लियरिंग टाइम ऑन द स्टेबिलिटी देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है क्लियरिंग टाइम ऑन द स्टेबिलिटी पे. तो देखो लेटस द सिस्टम ऑफ द फिगर नंबर 322. ये जो फिगर है ना तुम्हारे पास इज ऑपरेटिंग विद द मैकेनिकल इनपुट PM at the steady angle of delta naught, and this is the figure number 322. Delta naught, the mechanical power is equal to electrical power as shown by the point A on the electrical power versus delta diagram in the figure number 323. देखो होता है कि द इफेक्ट ऑफ क्लियरिंग टाइम ऑन द स्टेबिलिटी. तो ये जो तुम्हारे पास फिगर है ना, ये जो फिगर है ये क्या कर रहा है कि जो सिस्टम है ना तुम्हारा ऑपरेट कर रहा है. कोई एक सिस्टम हम देख लेते हैं. जो सिस्टम ये एक जनरेटर है. जनरेटर से हम लोग क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल पावर सप्लाई डाल रहे हैं. फिर क्या ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जो क्या कर रहा है, पावर को इनपुट क्या कर रहा है कि जो पावर आए ना, जो जनरेटिंग स्टेशन से क्या होता है कि 11 kV से 25 kV जो इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, तो उस पावर kV को क्या कर रहा है हम लोग 240, 220 और 400 kV में उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग स्टेप अप करते हैं. तो उसका स्टेप अप करके स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं. फिर ये हमारा एक बस होता है और बस के बाद फिर ये सर्किट ब्रेकर है. इस सर्किट ब्रेकर के बाद तुम्हारे पास क्या है कि इस सर्किट ब्रेकर के बाद एक ट्रांसमिशन लाइन है और फिर एक सर्किट ब्रेकर है. एक बॉक्स से जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पावर सिस्टम. इट इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सिस्टम और दिस इज अ बस और दिस इज अ कनेक्टिंग लोड और द मोटर. ऐसा एक फिगर. तो क्या हो रहा है कि एट द पॉइंट P दिस इज अब समथिंग दिस अ पॉइंट दिस इज कमिंग द फॉल्ट. यहाँ पे क्या है कि एक 3 फेज फॉल्ट अकर्स होता है एट द पॉइंट P ऑन द आउट गोइंग रेडियल लाइन. एक आउट गोइंग रेडियल लाइन द इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ द जनरेटर इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस जीरो. देखो सबसे पहले इसमें फिगर जो पूरा इसको समझते हैं कि सबसे पहले क्या है कि ये हमारा जो ग्राफ है ना, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिकल का ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिकल पावर का ग्राफ होता है. ठीक है. तो इसमें क्या है तुम्हारे पास सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो स्टडी स्टेट पे ना, जब क्या है कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि दिस पॉइंट इज द स्टडी स्टेट पॉइंट, दिस इज अ मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर. तो ये तुम्हारा पॉइंट जो है पॉइंट है. यहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर हो रहा था, जो इक्वल एरिया क्राइटेरिया बता रहे थे. तो उसमें क्या कर रहा था कि इस पॉइंट पे एक इनिशियल पॉइंट था, यहाँ से फिर क्या कर रहा था, ये एक्सेलरेट कर रहा था और फिर यहाँ से फिर डीएक्सेलरेट कर रहा था. तो ऐसा बता रखे थे जो प्रीवियस लेक्चर में था. लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या है कि हमारा ना फॉल्ट आया, तो सिस्टम में फॉल्ट आया. तो जब फॉल्ट आ रहा है ना, तो क्या करेगा, जैसे ही फॉल्ट आएगा क्या करेगा, ट्रांसमिशन लाइन को ब्रेक करेगा और इंस्टेंटेनियसली क्या कर जाएगा, इस पॉइंट से ग्राउंडेड हो जाएगा. जैसे ही पॉइंट ग्राउंडेड होगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा. क्योंकि कोई लोड कनेक्टिंग नहीं है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा. मैकेनिकल पावर फिर भी क्या होगा, सप्लाई पावर तो रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो जाएगा. तो वही बोला है कि सोन एट द पॉइंट PE वर्सेस इलेक्ट्रिकल पावर वर्सेस डेल्टा डायग्राम. तो देखो ये ना पावर वर्सेस डेल्टा का डायग्राम था, ये कर्व. तो इस कर्व में देखो सबसे पहले क्या है कि ये मैकेनिकल पावर था और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर एट द पॉइंट देयर शुड बी द मैकेनिकल पावर एंड द इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल एट द स्टडी स्टेट एट डेल्टा नॉट. किस पॉइंट पे, डेल्टा नॉट पे. ठीक है. अब क्या हुआ कि जैसे ही क्या हुआ कि एक फॉल्ट अकर्स हुआ, फॉल्ट आया सिस्टम में जैसे ही फॉल्ट आता है तो आउट गोइंग रेडियल लाइन द इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस टू जीरो. क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल पावर तुम्हारा जीरो हो जाएगा. देखो ये यहाँ से क्या हुआ कि तुम्हारा इस तरह से क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल पावर पॉइंट A जो था पॉइंट B पे शिफ्ट हो गया. यहाँ से पॉइंट A जो था पॉइंट B पे शिफ्ट होता है. डेल्टा नॉट विदाउट चेंजिंग ऑफ रोटर एंगल, मतलब कि विदाउट चेंजिंग रोटर एंगल के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियसली रोटर एंगल तुम्हारा बदलेगा नहीं. ऐसा नहीं है कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया तो इंस्टेंटेनियस रोटर एंगल बदल गया. ऐसा नहीं होता है. हम लोग रोटर एंगल को कांस्टेंट रखते हुए क्या करेंगे कि यहाँ से नीचे आ जाएंगे और हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ पे जीरो हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो गया. अब क्या होगा कि अब अगर फॉल्ट क्लियर होता है, इफ़ द फॉल्ट इज़ क्लियर, अगर यहाँ से कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि फॉल्ट क्लियर होता है, सर्किट ब्रेकर जो होता है अब ऑपरेट करेगा. अगर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट किया और फॉल्ट को क्लियर कर दिया, ऐसा फॉल्ट था जो सर्किट ब्रेकर के ऑपरेट होने के बाद फॉल्ट क्लियर हो जाता है, तो क्या होगा, अगर फॉल्ट क्लियर होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई किसी सिस्टम में फॉल्ट आया किसी तरह का, अगर हम
अगर एज अ ह्यूमन्स बींग्स को लेते हैं तो क्या होता है, अगर किसी में उसको डिजीज़ होता है, किसी तरह का वो डिजीज हो जाता है, वो इन्फेक्ट कर जाता है, तो क्या करते हैं हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले आते हैं। तो वो डॉक्टर क्या करता है, उसको उसका इलाज करता है। तो फिर इसके बाद क्या होता है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है, फिर से वो उस बीमारी से क्या करता है, ठीक हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फिर से वो हेल्दी हो गया। तो सिस्टम हमारा जैसे ही हेल्दी होगा, फिर से हमारा इलेक्ट्रिकल पावर साइमल्टेनियसली क्या करेगा, रीच करेगा हमारी इलेक्ट्रिकल पावर विद द डेल्टा सी, दैट इज़ द क्लियरिंग एंगल। तो इसको बोले हम लोग क्या, क्लियरिंग एंगल। और इस टाइम का जो टाइम जो लेता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरिंग टाइम। जो टाइम लेता है, जो फॉल्ट को क्लियर करने के लिए जो टाइम लेता है ना, जो सिस्टम टाइम लिया ना, दैट इज़ द क्लियरिंग टाइम। और ये एंगल, जिस एंगल के बाद रोटर एंगल जो चेंज हुआ, यहाँ से क्या रोटर एंगल तो चेंज हुआ, तो चेंज होने के बाद जब अब क्या हुआ, विद द कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पावर शुड भी जीरो। यहाँ तक इलेक्ट्रिकल पावर सब में जीरो था, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर मेरा क्या है, ये है वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे इलेक्ट्रिकल पावर हमारा पूरा का पूरा जीरो होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर तुम्हारा जीरो हो गया, तो क्या करोगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर, अब फॉल्ट क्लियर हो गया, तो सिस्टम हेल्दी हो गया। और जैसे ही हेल्दी होगा, सिस्टम फिर से रीच करेगा पॉइंट डी तो जाएगा, और फिर पॉइंट डी से क्या करेगा, वो डी एक्सेलरेट कर जाएगा। इस स्टेज में क्या कर रहा था, वो एक्सेलरेट कर रहा था, और इस स्टेज में क्या करेगा, डी एक्सेलरेट करेगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेटिंग एरिया इज इक्वल टू डी एक्सेलरेटिंग एरिया। और दिस फॉल्ट एज अ टाइम, देयर इज अ टाइम टेकन, द मैक्सिमम टाइम विच टेकन द क्लियरिंग द फॉल्ट, दैट इज द क्लियरिंग टाइम, और द विच एंगल, दैट्स एंगल विच क्लियरिंग द फॉल्ट, दैट इज कॉल्ड द क्लियरिंग एंगल। देखो उसको और डिटेल में नीचे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन और करते हैं। तो फॉल्ट अकर द जनरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग ना, इस केस को बोलते हैं कि फॉल्ट अकर्स एट नियर टू द जनरेटर। मतलब जो फॉल्ट अकर हुआ नियर टू द जनरेटर हुआ, ट्रांसमिशन लाइन के जनरेटर के नियरर हुआ, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर शुड भी जीरो, उससे इलेक्ट्रिकल पावर जीरो होता है। अगर हम कहते हैं कि फॉल्ट अकर एट द मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, उसका केस अलग आता है, वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें डील नहीं करेंगे उसको। इसमें हम लोग सिर्फ हम लोग क्लियरिंग एंगल, क्लियरिंग टाइम और क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम को समझेंगे, चार टर्मोलॉजी को अच्छे से समझेंगे, और एक ग्राफ को समझेंगे अच्छे से कि इफेक्ट क्या होता है स्टेबिलिटी पे, क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेबिलिटी पे क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम का। और इसका अगर देखो, अगर यहाँ पे फॉल्ट क्लियर नहीं होता तो क्या करता, सिस्टम सिंक्रोनिज्म को लॉस कर देता। जब ने सिस्टम को सिंक्रोनिज्म को, अगर ह्यूमन्स बींग्स अगर क्या करता, अपने आप को वो बचाता नहीं, अगर बीमारी उसको इन्फेक्ट करता रहता, और वो जब डॉक्टर के पास गया, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता, वो हेल्दी नहीं होता, तो क्या होता, डेथ होता है। दैट्स मीन्स देयर इज ऑल्सो इन सेम मैनर द पावर सिस्टम सिंक्रोनिज्म विल लॉस्ट। जब आप सिस्टम तुम्हारा हेल्दी फिर से नहीं हुआ, वो अपने फॉल्ट को क्लियर नहीं कर पाया, तो सिस्टम लॉस कर जाएगा सिंक्रोनिज्म को। पर ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या करे, स्टेबिलिटी सिंक्रोनिज्म को मेंटेन रखे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है कि हमारा सिस्टम इस तरह से क्लियर कर लेता है फॉल्ट को, और अपने आप को स्टेबल बनाता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। तो हम जब भी अगर बोलता है ना कि फॉल्ट अकर एट द नियर टू द जनरेटर, दिस मीन्स कि इलेक्ट्रिकल पावर शुड बी जीरो। तो थ्री फेज फॉल्ट अकर्स एट द पॉइंट पी। तो ये थ्री फेज फॉल्ट अकर हुआ तुम्हारे पास। अब देखो उसको देखते हैं, इस पूरे जो मैंने बताया ना, इस पूरा स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट के थ्रू भी समझ लेते हैं एक बार और अच्छे से। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या बोला मैंने, जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर जीरो। इंस्टेंटेनियसली द आउटपुट ऑफ जनरेटर इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस टू जीरो, इंस्टेंटेनियसली रिड्यूस टू जीरो। तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो, एंड द स्टेट पॉइंट क्या कर रहा है, स्टेट पॉइंट ड्रॉप टू बी, द स्टेट पॉइंट ड्रॉप टू बी, ए टू बी ड्रॉप किया। द एक्सेलरेशन एरिया इज A1 इज बिगिनस टू इंक्रीज, क्या किया, अब एक्सेलरेशन एरिया तुम्हारा इंक्रीज करेगा, एंड स्टेट पॉइंट मूव्स अलोंग बी टू सी। अब क्या किया, ये पॉइंट जो है ना बी से सी तक मूव किया, और एट द टाइम टी सी, एक टाइम जो लिया टी सी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल डेल्टा सी। जो मैंने बताया कि जो टाइम लेगा, ये जो टाइम लिया ना बी से सी तक जो मूव करने के लिए, जो दैट इज द टाइम इज करस्पॉन्डिंग टू द एंगल ऑफ डेल्टा सी। द फॉल्ट लाइन इज क्लियर्ड, किससे, द फॉल्ट लाइन इज क्लियर्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द लाइन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर इज अ लाइन, ये ना सर्किट ब्रेकर होता है क्या है कि ये हमारा काम कैसे करता है, ये काम करता है जब किसी तरह का कोई फॉल्ट आता है ना, तो ये कनेक्टिंग होता है, इसका मैकेनिज्म गजब का मैकेनिज्म होता है, जो कि पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में डील होता है। यहाँ पे बस ये समझो कि सर्किट ब्रेकर जस्ट लाइक कि हमारे जो हम अगर जनरल लाइफ में देखते हैं तो क्या करता है, सर्किट ब्रेकर मतलब सर्किट को ब्रेक कर दिया। सर्किट को ब्रेक कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी तरह का करंट का फ्लो क्या कर रहा है, रोक रहा है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस वो रोक दिया, दैट इज अ सर्किट ब्रेकर, ऐसा समझो। The value of the TC and the delta C, that is a critical clearing time, and the critical clearing, this means not a critical clearing time or critical clear, it is a time, it's critical time,
और ये तुम्हारा ये जो है ना, देखो ये तुम्हारा क्या था, ये कहाँ गया, एट द टाइम टी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल डेल्टा सी द फॉल्ट लाइन इज क्लियर्ड बाय द ओपनिंग ऑफ द लाइन ऑफ सर्किट ब्रेकर, द वैल्यू ऑफ टी सी एंड डेल्टा सी आर नोन एज क्लियरिंग टाइम एंड द क्लियरिंग एंगल, इट इज़ नॉट अ क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। ये क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम या क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा सी। और इसको बाद में हम लोग जब इसका क्रिटिकल केस एनालाइज करते हैं ना, तब इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम होता है और क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल होने लगता है। पर अभी तक जो क्या है कि हमारा सिस्टम ना, इस कंडीशन में हमारा सिस्टम द वैल्यू ऑफ द टी सी एंड डेल्टा सी रिस्पेक्टिवली नोन एज द क्लियरिंग टाइम एंड द क्लियरिंग एंगल। तो सिस्टम वंस बिग अगेंस्ट हेल्दी, क्या हुआ कि सिस्टम फिर से तुम्हारा क्या हुआ, हेल्दी हो गया। जैसे ही फॉल्ट क्लियर हुआ, सिस्टम हेल्दी हुआ और ट्रांसमिट करेगा पावर पी मैक्स साइन डेल्टा, जो हमारा ट्रांसमिट जो करता है, दिस कर्व इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर कर्व। तो ये क्या करता है, पी मैक्स साइन डेल्टा, जो हम जानते हैं। तो डेट स्टेट पॉइंट शिफ्ट क्या करेगा, स्टेट पॉइंट सी से कहाँ शिफ्ट करेगा, डी द स्टेट पॉइंट शिफ्ट टू डी ऑन द ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल पावर वर्सेस डेल्टा डायग्राम, डेल्टा कर्व। ठीक है, अब द रोटर नाउ डी एसेलरेट, और रोटर क्या करेगा यहाँ पे, डी एसेलरेट करेगा और क्या करेगा, एंड द डी एसेलरेटिंग एरिया इज बिगेंस वाइल द स्टेट पॉइंट मूव्स अलोंग डी। तो इस तरह से पॉइंट मूव करेगा डी से ई तक। और फिर तो ये जो होता है ना, इस पॉइंट में क्या होता है, ए से ई तक क्या कर रहा है ना, ये ओसिलेट करता है, इस ओसिलेट करेगा इधर से इधर, ए से ई। तो एक फाइनल पॉइंट क्या है, यहाँ एक फाइनल पॉइंट पे रीच करना है इसको, जो कि इस फाइनल स्टडी स्टेट पॉइंट पे रीच करने के लिए वो करेगा। तो देखो कैसे करता है, तो डेट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एरिया A12। देखो ये फिगर एक देखो, तो ये डेल्टा वन है। ये डेल्टा वन क्या है कि ये इफ एंगल डेल्टा वन इज फाउंड सच दैट द डेल्टा A1 इज इक्वल टू A2, एरिया जो है तुम्हारा एसेलरेटिंग है। हम लोग क्या चाहते हैं, देखो मेरा अगर सिस्टम हम कब कहेंगे कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, जब एरिया 1 जो होगा एरिया 2 से इक्वल हो जाएगा। आफ्टर देयर इज़ पूरा जो फॉल्ट क्लियर हो गया, तो फॉल्ट क्लियर हुआ तो सिस्टम हेल्दी हुआ, और जब सिस्टम हेल्दी होगा तो हमारा क्या हुआ कि फिर से नॉर्मल ऑपरेट किया। तो अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा जो एरिया बना है ना A1 और A2, हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरियन से यही बोलते हैं ना कि अगर हमारा सिस्टम का ना एरिया 1 और एरिया 2 अगर इक्वल है ना, तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो वही बात लिखा है कि फॉर द स्टेबिलिटी, अगर हम ऐसा कह दें कि द चेंज ऑफ रोटर एंगल विथ टाइम, मतलब चेंज ऑफ रोटर एंगल क्या हम लोग लेते थे कि डेल्टा नॉट इनिशियल, डेल्टा नॉट से डेल्टा, अगर उसको हम एसलेरेटिंग पावर देख रहे थे चेंज ऑफ रोटर एंगल के थ्रू इक्वल टू जीरो कर रहे थे, तो ये क्या बता रहा था कि इक्वल एरिया क्राइटेरियन होता है। तो उसी से हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है। तो देखो होता क्या है, द सिस्टम फाउंड टू बी स्टेबल डेल्टा एंगल कैन बी फाउंड सच दैट द A1 इज इक्वल टू A2, एरिया 1 इज इक्वल टू A2, द सिस्टम फाउंड टू बी स्टेबल। मतलब दिस मीन्स कि सिस्टम क्या है, हमारा स्टेबल है। सिस्टम ने हमारा क्या किया, स्टेबिलिटी को मेंटेन किया, अपने आप को सिंक्रोनिज्म मेंटेन किया, उसने लॉस नहीं की सिंक्रोनिज्म को। तो सिस्टम फाइनली सेटल डाउन द स्टडी ऑपरेटिंग पॉइंट। क्या बोला मैंने, बोला ना कि सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पे ओसिलेट करेगा और फाइनली क्या चाहेगा, अपने आप को सेटल डाउन करना चाहेगा। सेटल डाउन कैसे करेगा, अपने वो इनिशियल जो स्टडी स्टेट पॉइंट है उस पर आएगा। तो दैट द सिस्टम इज फाइनली सेटल डाउन स्टडी ऑपरेटिंग पॉइंट ए एंड इट इन एन ओसिलेटरी मैनर बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट डैम्पिंग। किसके कारण, डैम्पिंग के कारण। जो ये हम लोग पिछले प्रीवियस इक्वल एरिया क्राइटेरियन के थ्रू भी बता रहे थे कि अगर वो चेंज कर लिया, अगर मैं देखो अगर मैक्सिमम रोटर एंगल चेंज हो गया, तो समझ रहे हो आफ्टर देयर इज अ डैम्प आउट, धीरे धीरे करके ये क्या कर रहा है, वेवफॉर्म अपना छोटे छोटे वेवफॉर्म में कन्वर्ट होते होते एक टाइम के बाद स्टडी स्टेट को रीच कर लेगा। सो तो ये क्या किया, थोड़ा देर के लिए ये एक दूसरे से क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा था। उसके बाद ऑसिलेट करने के बाद एक टाइम के बाद वो अपने स्टडी स्टेट ऑपरेटिंग पॉइंट पे आ गया। दैट इज़ द सिस्टम इज़ टू बी स्टेबल। इससे हमारा क्या होता है, बिकॉज ऑफ इनहेरेंट डैम्पिंग। मतलब इनहेरेंट डैम्पिंग का मतलब होता है कि देखो इनहेरेंट का मतलब होता है कोई भी टर्म जो आता है ना इनहेरेंट, ये क्या करता है, तुम्हारे जो जेनेटिक्स टर्म होता है ना इनहेरेंट, मतलब क्या हो रहा है, इनहेरेंट हो रहा है, मतलब एक चलता रह रहा है। देखो ये चल रहा है, एक चलते हुए टाइम के बाद एक स्टेबिलिटी को मेंटेन कर लिया, इनहेरेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब ये यही फिगर था जो फिगर ऊपर में भी था, सेम फिगर ये भी है, ये भी ऊपर वाला फिगर भी सेम था। मैं हर तरह से फिगर से सोच रहा था कि मेमोराइज कराओ स्टूडेंट को, इसलिए ज़्यादा फिगर मैंने लगा दिया। देखो, तो अब हम क्या करते हैं ना, एक क्रिटिकल केस देखते हैं। ये क्रिटिकल केस का ही फिगर है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोले कि ये क्लियरिंग एंगल है, इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम लगेगा फॉल्ट को क्लियर करने के लिए, उसको क्रिटिकल
उसको क्लियरिंग टाइम बोलेंगे। पर जब हम क्रिटिकल केस को एनालाइज करते हैं ना, तो देखो क्रिटिकल केस को देखते हैं, एक बार क्रिटिकल केस को देखते हैं तो एज ए क्लियरिंग द फॉल्ट लाइन इज डिलेड। क्या करेगा, अगर फॉल्टी लाइन है ना वो डिलेड किया, मतलब क्लियरिंग करने के लिए, फॉल्ट को क्लियर करने के लिए डिले किया, तो एफ साइम क्या होगा, और भी एरिया इंक्रीज करेगा, A1 इंक्रीज करेगा, एंड सो डज द डेल्टा 1 टू फाइंड A2 इज इक्वल टू A1। अब A2 इज इक्वल टू N, तो डेल्टा 1 जो हो जाएगा वो डेल्टा 1 क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा डेल्टा मैक्स तक। देखो ये डेल्टा 1 जो था वो डेल्टा मैक्स शिफ्ट करेगा, और क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम भी क्या करेगा, फिक्स आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, और तो डेल्टा CR भी इंक्रीज करेगा तुम्हारा, क्योंकि टाइम हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये दैट इज अ क्रिटिकल केस। तो इसके लिए फॉर द क्लियरिंग टाइम और द एंगल द लार्जर देन दिस वैल्यू द सिस्टम कुड बी अनस्टेबल। अगर ऐसा होता है ना कि इस मैक्सिमम वैल्यू के बाद भी अगर फॉर द क्लियरिंग टाइम और द लार्जर देन दिस वैल्यू द सिस्टम इज कुड बी अनस्टेबल ऑफ A2 इज इक्वल टू A1। A2 एरिया जो है ना, A2 एरिया अगर A1 एरिया अगर बड़ा हो जाता है A2 से, तो हम बोल देते हैं सिस्टम क्या कर जाएगा, अनस्टेबल कर जाएगा। पर ऐसा नहीं होगा, हम लोग उसमें ही क्लियर कर लेंगे फॉल्ट को, कि हमारा एरिया जो हमारा इक्वल एरिया क्राइटेरियन सेटिस्फाइड हो जाए, और एरिया 1 जो होगा वो एरिया 2 के बराबर हो जाए। तो दिस द मैक्सिमम अलाउएबल वैल्यू for the clearing angle of the system to be remain stable are known as the respectively as a critical clearing time and the critical clearing angle। तो जो मैक्सिमम अलाउएबल टाइम और वैल्यू जो होगा ना, जिस टाइम में क्लियर हो जाए हमारा टाइम ले, और उस एंगल उसके क्रॉसपेंडिंग एंगल पे जो सिस्टम हमारा रिमेन्स टू बी स्टेबल आर नोन एज रिस्पेक्टिवली एज ए क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम एंड द क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हो गया, और इसके क्रॉसपेंडिंग जो टाइम होगा उसको क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो फॉर द सिंपल केस इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगा ड्यूरिंग द फॉल्ट। किसी भी फॉल्ट के केस में वो क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो रहा है, जो तो हम इलेक्ट्रिकल पावर मेरा जीरो है, एक्सप्लिट द रिलेशंस ऑफ डेल्टा C एंड TC। मतलब हम क्रिटिकल टाइम और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन देखते हैं कि इस्टेब्लिश किस तरह का एक रिलेशन आता है ना। सारे एंगल्स को हम लोग रेडियन में रखेंगे, और दिस फॉर्म तो डेल्टा मैक्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा नॉट। देखो ये एंगल, इस पॉइंट का एंगल देखो और इस पॉइंट का एंगल देखो, ये क्या होगा, सेम एंगल होता है। कि साइन का तुम अगर एंगल निकालते हो ना, तो तुमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। देखो अगर तुम यहाँ पे निकालोगे ना कि डेल्टा नॉट पे निकालोगे और ये, तो तुम्हारे पास सेम एंगल मिलता है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा मैक्स इज इक्वल टू पाई माइनस डेल्टा नॉट। ठीक है, अब देखो तो मैकेनिकल पावर, ये जो हमारा था ना इनपुट पावर जो P मैक्स साइन डेल्टा नॉट, ये हमारा था स्टडी स्टेट पॉइंट पे जो सबसे इनिशियली मैकेनिकल पावर जो हो रहा था P मैक्स, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर से इक्वेट कर दिया। P मैक्स इज इक्वल टू P एट द पॉइंट स्टडी स्टेट, एट द पॉइंट स्टडी स्टेट इनिशियली द इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर। देखो इलेक्ट्रिकल पावर डेल्टा नॉट द इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर। वही लिखा है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो प्रीवियस लेक्चर में भी हम एक्सप्लेन कर रखे थे कितने बार। तो डेल्टा नॉट पे इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल पावर, ये इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग लिख दिया P मैक्स साइन डेल्टा नॉट। ठीक है, अब देखो एरिया वन क्या है, अगर एरिया 1 को तुम देखोगे तो डेल्टा नॉट टू डेल्टा CR। देखो तो यहाँ पे ना क्रिटिकल क्लियर, यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे ना क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल को डायरेक्ट पुट कर लिया है, डेल्टा मैक्स करके पुट करेगा। तो देखो कर क्या रहा है कि डेल्टा नॉट टू डेल्टा CR, यहाँ देखो इस फिगर को देखो, क्रिटिकल केस में ही एनालाइज कर लिया गया था। एनालाइज कर लेते हैं, तो डेल्टा नॉट इंटू डेल्टा CR, ये डेल्टा नॉट से डेल्टा CR, तो ये हो गया तुम्हारा एक एरिया 1, ये एरिया हो गया। तो P मैक्स माइनस डेल्टा नॉट इंटू डी डेल्टा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर तुम्हारा जीरो है और मैकेनिकल पावर है। जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो ये आएगा, PM डेल्टा CR माइनस डेल्टा नॉट। A2 जो है, अब एरिया 2 देखते हैं। तो एरिया 2 देखोगे तो तुम क्या देखोगे, डेल्टा मैक्स टू डेल्टा CR टू डेल्टा मैक्स, डेल्टा नॉट टू डेल्टा CR टू डेल्टा मैक्स। तो डेल्टा CR से डेल्टा मैक्स देखेंगे तो P मैक्स साइन डेल्टा माइनस PM। देखो ये इलेक्ट्रिकल पावर माइनस मैकेनिकल पावर इज डेल्टा नॉट। ये क्या है, तुम्हारा डीएसएलरेटिंग है, ये तुम्हारा एक्सेलरेटिंग पावर था। क्योंकि देखो नेगेटिव जब भी आ रहा है ना कि इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा होता है तो डीएसएलरेट करता है, और मैकेनिकल पावर ज़्यादा होता है तो हम लोग बोलते हैं, तो हम लोग मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल पावर को घटा, इसलिए ये एक्सेलरेट किया है। और यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर को हटाते हैं। यही केस, ये इक्वल एरिया क्राइटेरियन का ये सब एक एप्लीकेशन ही है। तो ये देखो अब ये तुम्हारा, इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे P मैक्स और
कॉस डेल्टा सी आर माइनस कॉस डेल्टा मैक्स पी एम डेल्टा मैक्स कॉस डेल्टा सी आर, ये तुम्हारे पास आ गया। अब तुम कहोगे कि अगर सिस्टम तुम्हारा स्टेबल है तो दिस मीन्स कि विच इल्ट की एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। जब तुम इक्वेट करोगे ना एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 को, जब तुम इस दोनों को इक्वेट करोगे तो ये लिखोगे पी एम डेल्टा सी आर माइनस डेल्टा नॉट, और ये इक्वेशन ये लिखोगे और दोनों इक्वेशन दोनों एरिया को इक्वेट करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा कॉस डेल्टा सी आर का जो क्रिटिकल इन द जो आएगा, ये किस में आएगा, डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा। अगर डिग्री के फॉर्म में निकालना है तो अब देखो ये दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा सी आर। अगर डेल्टा सी आर को इधर मूव कर लोगे तो कॉस इन्वर्स लगा दोगे तो बाकी जितना भी इक्वेट कर लोगे इक्वेशन, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा सी आर। डेल्टा सी आर जो हो गया वो तुम्हारा क्रिटिकल क्लियरिंग। देखो ये इक्वेशन मैं बात कर रहा था, ये कॉस इन्वर्स कर लोगे फिर इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा तुम्हारे पास। तो इक्वेशन 1, 2 और 3, जो इक्वेशन 1, 2 और 3 था ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इस सब को तुम सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारे पास डेल्टा सी आर का वैल्यू कॉस इनवर्स पाई माइनस 2 डेल्टा नॉट साइन डेल्टा नॉट कॉस डेल्टा नॉट के बराबर आ जाएगा। ये तुम्हारा क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल हो गया। अब हम देखते हैं ना कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉल्ट द प्रिसिस्टिंग द स्विंग इक्वेशन, हम लोग स्विंग इक्वेशन देख चुके थे कि ये स्विंग इक्वेशन था, एम इधर था और पी एम लिखे थे हम लोग। क्या लिखे थे कि यहाँ पे ना हम लोग क्या लिखे थे कि एक्सेलरेटिंग पावर था। तो हमारा क्या था, जो एम इजिकल टू डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, और ये क्या था हम लोग लिखे थे एक्सेलरेटिंग पावर इज इक्वल टू एक्सेलरेटिंग पावर। तो एक्सेलरेटिंग पावर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इज जीरो, हम लोग एम को इधर ले गए तो एच बाई पाई एफ हम लोग का क्या था, एच बाई पाई एफ था तो उसको पाई एफ बाई एच हो गया, और ये पाई एफ इंटू एच बाई एच जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। ये तुम्हारा ये स्विंग इक्वेशन का ही सब ये ना स्विंग इक्वेशन ही है। अब तुम इसको क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे ना, दो इंटीग्रेट करोगे ट्वाइस, तो तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है ना वो ये आ जाएगा, पाई एफ इज़ अ फ्रिक्वेंसी 2h pm मैकेनिकल पावर टाइम का स्क्वायर इन प्लस डेल्टा नॉट। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ गया, ये डेल्टा सी आर। अगर तुम इसको क्या करोगे ना कि सब्स्टिट्यूट कर दोगे कि ये डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा सी आर, तो डेल्टा सी आर दैट इज क्रिटिकल क्लियरिंग। इसको जब इस कॉरस्पॉन्डिंग किसके टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। तो ये सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन से तुमको ये जो इसमें जो डेल्टा सी आर है उसको क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल बोलते हैं और टी सी आर को क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में भी अगर तुम चाहोगे तो टाइम अगर निकालना चाहोगे तो सिंपल है, टाइम का क्या हो जाएगा, 2h इधर चला जाएगा, डेल्टा नॉट माइनस डेल्टा सी आर उधर जाके आ जाएगा, और पाई एफ पी एम आ जाएगा, और ये तुम्हारा रूट के अंदर आ जाएगा। तो ये अगर रूट को हटाओगे तो हाफ ऊपर में लिख दोगे, डेट इज़ क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम। और इसको देखो, ये क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम का ये इक्वेशन सेम, ये यहाँ पे इनपुट पावर लिखा हुआ है, ये मैकेनिकल पावर सेम है। द एबव इक्वेशन इज़ वैलिड ओनली ड्यूरिंग द फॉल्टेड कंडीशन। क्या है कि जो अगर ये ना इक्वेशन जो है जो क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम, तो ये फॉल्ट कंडीशन उसी फॉल्ट कंडीशन में है जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो रहा है, और जब फॉल्ट अकर एट द जनरेटर एंड, तो जनरेटर के एंड पे जब भी होता है तो इलेक्ट्रिकल पावर जीरो होता है। और हम लोग उसी केस को ना हम उसी केस में एनालाइज करते हैं इस क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम को ना, उसी में हम लोग देखते हैं कि ये फॉल्ट का जो आ रहा है ना एबव, ये जो इक्वेशन हम लोग सिर्फ ड्यूरिंग द फॉल्ट लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल पावर हमारा जीरो होता है, कि इलेक्ट्रिकल पावर अगर जीरो होता है तब अगर फॉल्ट किसी तरह का ट्रांसमिशन लाइन के इन बिटवीन आता है, मिडिल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जीरो नहीं लेते हैं। देखते हैं वो केस काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है और वहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ से मैंने काफ़ी डीप में बताया ये चीज़ें, और आप कोई भी बुक रेफ़र करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट मैंने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, आप देखो एक बार अच्छे से इसको। अगर एक बार और भी देख सकते हो अगर कोई चीज़, अब तो ऐसा सिस्टम है कि आप बैक करके भी देख लो, 2 बार देख सकते हो लेक्चर को। तो आज के इस लेक्चर में ना आज के लिए इतना ही है, और आज हम लोग वही क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल, क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम और उसके बीच में एक रिलेशन देखें। इस पे खास और कोई न्यूमेरिकल खास है नहीं मेरे पास आज के लिए। मैं इस कल के जो लेक्चर, अगले लेक्चर में ना
काफ़ी न्यूमेरिकल भी है और काफ़ी बेस्ट कंसेप्ट भी है, जिसमें गेट में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछता है और बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछता भी है तो अगले टॉपिक से काफ़ी अच्छा, और अगला टॉपिक इससे भी बेस्ट टॉपिक है। तो आप कंटिन्यू करो लेक्चर को और अच्छे से देखो। पावर सिस्टम का एक एक ऑल द कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लास्ट तक एक भी कंसेप्ट नहीं बचेगा और मास्टर हो जाओगे पावर सिस्टम में। तो दैट इज़ ऑल टुडे। थैंक यू। और लाइक कमेंट और शेयर कर दो अपने ग्रुप, अपने दोस्त के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। थैंक यू।